बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा नाज़रीन, हम एक जब किसी की एज होती है ना, तो एज में आके हर एक को अमूमन जो इश्यूज़ आते हैं वो आते हैं कमर के दर्द के। सबसे ज़्यादा जो देखने में आते हैं वो आते हैं कमर के दर्द के इश्यूज़। अब उसमें ये वजह भी होती है कि जो हमारी जवानी है, जो हमारा बचपन है, हम भाग दौड़ के उछल कूद के गुजार देते हैं, मगर हमारा जो एक बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो एक चीज़ को ना एडजस्ट कर लेता है। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा जो मसल है, हमारी जो बोन्स है, तो वो जो है ना उसके साथ एडजस्ट हो जाती है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती रहती है। मगर जब हम 30s क्रॉस करते हैं ना, क्योंकि एक्टिविटी कम हो जाती है, आपको भी पता है, तो हम ना स्लो मोशन में चले आते हैं। वो जो आप फिल्मों के नहीं स्लो मोशन गाने देख रहे होते हैं, हर चीज़ का स्लो मोशन, वो फेज़ हमारे अंदर आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो फुर्ती है वो ख़त्म हो जाती है, वो जो तेज़ी है वो भी ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टीन एज में होते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, भाग के सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तेज़ी से मुकाबला कर रहे होते हैं, मगर जैसे आप 30s में जाते हैं तो आप स्लो सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाते हैं, स्लो चलना शुरू हो जाते हैं। भागना तो छोड़ ही देते हैं। अच्छा, भागते हैं तो हमारे ये जो गड्ढे हैं, इसमें गोटे, इसको गोटे कहते हैं, ये गट्टे तो नहीं है ना, गट्टे तो ऐसे नहीं, हाँ सीधी है, गट्टे उधर गोटे इधर, तो इधर दर्दें शुरू हो जाती हैं और हम आए उई करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई फील कि हमें अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को करते रहना चाहिए कंटिन्यू, और हम इसको शुरू करें 30s की एज में, विच इज़ वेरी मस्ट। अगर हमने अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी हड्डियों को मजबूत करना है, 30s और 40s के अंदर जाकर स्पेशली आपने अपने बच्चे को जो है ना, अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा करना है। वो बच्चा जो भागता था, भाग के सीढ़ियाँ चढ़ता था ना, वो बच्चा आपका जो आपने मार दिया उसको आपने ज़िंदा करना है, ठीक है। तो हमने अपने उस बच्चे को नहीं मारना। अगर हमने उस बच्चे को ज़िंदा रखा है तो फिर हमारी हड्डियाँ भी ज़िंदा रहेंगी, हम हमारे साथ हमारा साथ देंगी, वरना ये सबसे पहले बुढ़ापे में हमारा साथ छोड़ देंगे, फिर हम तकलीफ़ का शिकार हो जाएंगे। कमर का दर्द, मसल खिंच गया, कमर की जो डिस्क है वो हिल गई, ऐसी शिकायतें फिर आपको सुनने को मिलेंगी। और थोड़ा सा वज़न अगर आपने उठा लिया तो आपकी कमर की दर्द ऐसे निकल आएगी। रात को हल्की सी गलत पोजीशन में आप सो गए तो फिर आपका फिर एक कमर का दर्द निकल आया। कभी कमर फ्रीज़ हो रही है, कभी कंधा फ्रीज़ हो रहा है, कभी डिस्क ख़राब हो रही है। तो ये हम अपनी सेहत के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने अपने आप को फिट रखा ही नहीं है। हम कहते हैं ओके मेकअप डन, कपड़े डन, फिर हम फिट। ऐसे थोड़ी होते फिट यार, क्या हो गया। हमारी सेहत जो है ना, वो सिर्फ खाने से नहीं होती है। हमारी सेहत में हमारा भाग दौड़, एक्टिविटी, हमारा मैं आपको कहूँगी हमारा जिस्म का जो सर्कस है ना, वो चलते रहना चाहिए। हमारा जो सर्कस है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर हमारी ज़िंदगी का सर्कस शुरू हो जाता है, जो आपको सिर्फ ये बताए आए उई आउच। हमने इस सर्कस से बचना है, वो सर्कस जो आपको ट्रॉमा देगा, डिप्रेशन देगा। और अगर किसी ने अपने आप को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए एक्टिविटीज़ रखी, जिम रखा, एक्सरसाइज रखी और भाग दौड़ रखी, कामकाज रखा, तो फिर उसके बाद जो है ना, उसको जो है ना 40s आके उसकी लाइफ में ये नहीं कहेगा कि मैं आ गया हूँ। वरना एक बार 40s आपकी लाइफ में आता है ना, जब पहली बार, चाहे मर्द हो या औरत, अगर उसने अपनी ज़िंदगी में हिलजुल नहीं रखी है ना, एक्टिविटी नहीं रखी, वो आके आपको बताता है मैं आ गया हूँ, एक बार सही से बताता है भरपूर। इसलिए लोग कहते हैं ना, जब आप 40 के हो जाएं तो फ़ौरन शुक्राना अदा करें कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है वो अच्छी तरीके से जीत चुका हूँ। तो नफल पढ़ें, शुक्राना करें। इसीलिए, और ये 2 बार आता है फेज़, आपको पता है ज़िंदगी में। मेडिकल ये कहता है कि एक बार 40 आपको बताता है कि मैं आ गया हूँ, और एक बार 60 जब 60 के आप लगते हैं ना, तब आपको बताता है कि मैं आ गया हूँ। 2 बार ये आपको जो है ना अलार्म आता है आपकी बॉडी में। और यही वो टाइम होते हैं जब आपको वो 60s वाला टाइम, जब 40 में एक अलार्म आता है ना, तब आपने अपने आप को संभाल लेना है। चुस्ती रखें अपने जिस्म में, आपको बताऊँ। और बड़ी चुस्ती से मैं एक ब्रेक लूँगी, उसके बाद जब वापस आएंगे तो कमर दर्द के हवाले से
हम आज कुछ बात करेंगे डिस्क जो स्लिप हो जाती हैं उसके हवाले से बात करेंगे। ऑल्सो हम कंपैरिजन भी करेंगे कि इसके दर्द में जो हमारी कमर का दर्द होता है और जो हमारी डिस्क हिल जाती है कमर की, उस दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। ठीक है ब्रेक। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़ैज़ा नाज़रीन। अब हम बात करेंगे जिसके बारे में हम आपसे ब्रेक से पहले ज़िक्र कर रहे थे कि जो कमर की डिस्क है और उसका जो पेन होता है और उसके अलावा जो कमर का दर्द होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर अब्दुल बासित साहब जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये एलैबोरेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू एंड बुलाने का शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे ये बताइएगा कि एक तो सबसे पहले हम जब हमारे कमर में दर्द हो तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हमें ये डिस्क प्रॉब्लम हो रहा है या फिर हमें ये कमर का कोई आम दर्द है जिससे हमें कोई इशू हो रहा है, तो इसको फ़र्क कैसे पता कर सकता है कोई आम इंसान। देखिए, जो कमर का दर्द है वो एक अलामत है जो कि आम तौर पे बहुत से लोगों में पाई जाती है, और हमारे यहाँ तो अब ये मर्ज़ इतना ज़्यादा हो गया है कि तकरीबन 70-80% लोगों में बैक पेन होती है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी रीज़न्स क्या हैं। ये जो डिस्क स्लिप का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, ये उसकी वजूहात में से एक वजह है। कमर दर्द और डिस्क स्लिप कोई अलग चीज़ें नहीं हैं। जब भी डिस्क स्लिप होता है उस शख्स को कमर दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन कमर दर्द की और भी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, जिसको हम अगर जनरलाइज्ड करें तो अगर आप किसी भी कमर को देखें, जो नीचे वाला हिस्सा है ख़ासकर, वो 3-4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक है वर्टिब्री जिन्हें हम मोरे कहते हैं। नंबर 2, हर 2 मोरों के दरमियान एक डिस्क होती है। डिस्क का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो मोरों के दरमियान फ्लेक्सिबिलिटी रखती है और मूवमेंट के लिए आगे झुकना, पीछे झुकना, दाएं बाएं देखना। आपने देखा हम कमर के जोड़ के ऊपर हर एंगल पे मूव कर सकते हैं, वो उसका काम होता है। नंबर 3 चीज़ें होती हैं, उसके साथ मसल्स जुड़े होते हैं जिन्हें हम पट्ठे कहते हैं आमतौर पे। अब ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं, आपकी कमर दर्द में रोल प्ले करती हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है वो बनता है, आप अक्सर देखते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं कमर दर्द के लिए, तो वो लिखते हैं जी पट्ठों का खिंचाव है आपको, मसल स्पैज़म है। अब वो इस तरह होता है कि कुदरत ने ये जो मोरे हैं नीचे से लेके गर्दन तक, इनके जितने मोरे हैं उनमें 4 बड़े सेगमेंट बना दिए हैं। जो गर्दन के मोरे हैं उनका कर्व आगे की तरफ है, जो ये वाले मोरे हैं इनको हम थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं, ये पीछे की तरफ हैं। जो ये 5 मोरे हैं जो पेट के पीछे होते हैं, जिनका प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है, उनको हम लंबर वर्टिब्री कहते हैं। पेट के पीछे मतलब? ये पेट के बिल्कुल पीछे वाला जो हिस्सा है वर्टिब्री का, ये कह रहा हूँ ना। अच्छा, जो फ्रंट तो जाहिर है ये होता है, बैक ये है उसका हिस्सा, उसके पीछे 5 मोरे होते हैं, उन्हें हम लंबर वर्टिब्री कहते हैं। उनका कर्व भी आगे की तरफ होता है। अब वो जब भी कर्व डिस्टर्ब होता है, नॉर्मल कर्व जब डिस्टर्ब होता है, तो आपका मसल जो है वो स्पैज़म में आते हैं, आपकी जो वर्टिब्री है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, वहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है कमर दर्द वाला। अच्छा, तो एक तो बड़ी वजह ये हो जाती है। दूसरी एक बड़ी वजह होती है बहुत से लोगों में, वो होता है डिस्क का प्रॉब्लम। अब डिस्क का प्रॉब्लम जो होता है उसमें डिस्क डिजनरेट भी हो जाती है, एज के साथ उसमें चेंजेस आती हैं। जिस तरह बाल सफ़ेद होते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं, इसी तरह जो डिस्क है उसका जो नॉर्मल शेप है, जो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, वो अपनी जगह से उसका हिस्सा, दरमियान वाला सेगमेंट अंदर पानी होता है कुदरत ने रखा हुआ, वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, उसे हम कहते हैं डिस्क हर्निएशन, या आम ज़ुबान में डॉक्टर्स कह देते हैं जी डिस्क अपनी जगह से थोड़ी सी बाहर है, वो उसके पीछे बिल्कुल हराम मगज़ पड़ा होता है, उसमें वो चुभती है, वहाँ से वो दर्द स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, फिर उसके साथ नीचे हराम मगज़ का पैगाम लेके आने के लिए दोनों टांगों में ब्रांचेज आ रही होती हैं, नर्व्स आ रही होती हैं, नसें जिन्हें हम कहते हैं। जब वो चुभती हैं तो आपकी टांग में दर्द आने लग जाता है, टांग सुन्न होने लग जाती है, टांग में कीड़ियाँ चुभने लग जाती हैं, टांग भारी होने लग जाती है। तो ये एक दूसरी चीज़ होती है। टांग सुन्न होती है, कीड़ियाँ जो आ जाती हैं, वो भी इसका एक नहीं, वो तो जाहिर है डिस्क की वजह से ही ऊपर आ रही है ना। हाँ। प्रॉब्लम जो होता है वो आपकी कमर में होता है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, हम किस तरह से फ़र्क कर सकते हैं, तो 2-3 चीज़ें जो फ़र्क करने की वो ये होती हैं कि डिस्क का प्रॉब्लम ज़्यादातर टांग में आता है, क्योंकि जब वो डिस्क आपके वहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है कमर के अंदर तो उसकी जो नर्व्स, यानी जो ब्रांच आप आमतौर पे कह लें नीचे लेके आ रही है उसकी सप्लाई हराम मगज़ की, जब वो चुभती है तो आपकी टांग में दर्द आएगा। और एक बड़ी अलामत ये होती है, आप मरीज़ों से सुनेंगे, वो ये कहते हैं जी मैं पहले तो बड़ा लंबा टाइम वॉक कर लेता था, अब मैं थोड़ी सी वॉक करता हूँ तो मेरी जो टांगें हैं वो भारी हो जाती हैं, मेरी एक टांग या दोनों टांगें वो भारी हो जाती हैं और मेरा दिल करता है मैं बैठ जाऊँ।
मसलन मेरे एक पेशेंट ने मुझे कहा जी डॉक्टर साहब, जब भी मैं, वो प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा जब भी मैं बाहर कहीं जाता हूँ और वहाँ कॉन्फ्रेंस में वॉक करनी, घूमना फिरना, आना जाना वहाँ किसी मुल्क में, तो मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। यानी आप ज़्यादा लंबा अरसा खड़े होकर फ़ोन नहीं सुन सकते, लंबा अरसा आप खड़े होकर अपना काम नहीं किचन में कर सकते, आप वॉक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब भी आप खड़े होते हैं आपके डिस्क का वो प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाता है और आपकी टांग में दर्द है। तो एक तो ये अलामत इसकी होती है। सबसे बड़ा जो रीज़न आपको देखने को लगता है, जैसे आपने सलामत के बारे में बात की, तो इसी के साथ मैं डिस्कस करूँगी कि क्या हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं या बैठ जाते हैं बहुत गलत तरीके से, या फिर हम गलत पोस्चर जैसे नहीं एंगल बना के आप बैठते हैं, तो ये उसकी वजह से भी क्या हो सकता है वन ऑफ द रीज़न? देखिए, जो सबसे बड़ी रीज़न है ना, मैं तो कहूँगा उसको एक हेडिंग में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है पुअर लाइफस्टाइल। सबसे बड़ी रीज़न वो है। उसमें फिर ये सारी रीज़न्स आ जाती हैं। नंबर 1 मसलन आपका मोटापा। जब आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी जो डिस्क है, ख़ासकर नीचे वाली, अक्सर लोगों को 70% लोगों को L5S1 का प्रॉब्लम होता है या L45 का प्रॉब्लम होता है। ये मोरों के नंबर हैं और उनके दरमियान जो डिस्क होती है उनको हम L45 कह देते हैं या L5S1 की डिस्क कह देते हैं। अच्छा। अब वहाँ पे वज़न की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। वेट की वजह से वो डिस्क जो है वो उसकी डिस्क अपनी जगह से डिजनरेट हो जाती है, अपनी जगह से उसका डिस्क हर्निएशन हो जाती है, उसकी वजह से फिर वो प्रॉब्लम वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है। नंबर 2 क्या है? एक्सरसाइज नहीं है लाइफस्टाइल में लोगों की, बिल्कुल भी नहीं है। वॉक बिल्कुल नहीं है। उससे क्या होता है? ये मसल्स वीक हो जाते हैं। जब आपकी ये मसल्स वीक होते हैं तो भी आपकी जो बैक के मोरे हैं और जो डिस्क है वो वीक हो जाती है और उसकी दर्द स्टार्ट हो जाती है। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं वो। फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी हेल्दी डाइट नहीं है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ख़वातीन में होता है, ख़ासकर वो ख़वातीन जिनकी शादी है और उसके बाद 2, 3, 4 बच्चे हैं उनके। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों की वजह से उनकी बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। ज़ाहिर है बच्चा माँ के पेट में रहता है, फिर मदर फीड होती है, तो उससे ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। और इसके साथ होता क्या है कि बाज़ ख़वातीन को शौक़ नहीं है खाने का, वो खाती नहीं है डाइट की वजह से, और बाज़ जो है उनको बदकिस्मती से मैसर नहीं होती ये चीज़ें, तो फिर उनमें ये विटामिन डी और कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, उनमें भी ये कमर का दर्द बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं। और जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं, हमारे ऑफिस में जो लोग जाते हैं, उनका बैड सिटिंग पोस्चर, अब ये सब वो चीज़ें हैं जिन्हें हम लाइफस्टाइल में लेके आते हैं। बैड सिटिंग पोस्चर क्या है कि आपका, अब लेट्स सपोज ऐसे मैं बैठा हूँ, आपका ऑफिस वर्क है, आपका टेबल इस तरह है और आप उस पर ऐसे काम कर रहे हैं, आप अपने लैपटॉप पे आप अपना फाइल वर्क कर रहे हैं, मुसलसल आप आगे की तरफ झुके हुए हैं। वो एक कंटिन्यूस स्ट्रेस है आपके बैक के ऊपर। वो क्या कर रहा है? आपके मसल स्पैज़म की वजह बन रहा है, आपके डिस्क की ख़राबी की वजह बन रहा है, आपके मोरों की ख़राबी की वजह बन रहा है, और आपको फिर एक कमर दर्द का प्रॉब्लम वो फेस करना पड़ता है। सो आपके बैठने का स्टाइल जो है वो बड़ा मैटर करता है। फिर एक चीज़ बड़ी अहम हो जाती है, वो है वेट लिफ्टिंग। जब आप वज़न उठाते हैं, वज़न आमतौर पे लोग उठाते हैं या लोग घर में बच्चे को उठाते हैं, उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है। वो आगे की तरफ झुकते हैं, अपनी कमर के जोड़ों के ज़ोर के ऊपर जब वो वज़न उठाते हैं तो फिर उनकी डिस्क का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और जो प्रेग्नेंट होती हैं औरतें, ठीक है, तो जब ज़ाहिर से पेट आता है उनको पेट की तरफ, उन औरतों को भी ना कमर में इश्यूज आ जाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे आ जाते हैं, जब प्रेग्नेंट अगर वो हैं 6 माह, 7 माह, 8 माह, उनको ना मोस्टली कमर का पेन शुरू हो जाता है और वो नॉन स्टॉप होता है। और स्पेशली कुछ औरतों को तो ये होता है कि जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उनके बैक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी क्या वजूहत होती है? एक तो ये वेट मुझे लग रहा था कि जो पेट पे होता है, क्योंकि माई सेल्फ अ मदर, तो एक तो मुझे लग रहा था कि पेट का वेट जो है वो आपकी कमर को तकलीफ देता है, ऐसे ही है। और दूसरा जो रीज़न है वो भी आप मुझे प्लीज़ डिटेल में बताइए कि आफ्टर प्रेगनेंसी की आपने बात की है। मेरा ख्याल है कि अगर आप 10 में से सब लोगों से पूछें तो 8 ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको कमर का दर्द हो रहा होता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी और बाद में भी। वो वही वेट की वजह से मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जो कमर है वो बिल्कुल सेंटर में होती है, राइट। उसके बिल्कुल साथ जो नीचे हमारा स्ट्रक्चर है जिसे हम पेल्विस कहते हैं, उसके दाएं बाएं सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन में दर्द होता है वो ज़्यादातर उन जॉइंट्स का होता है इस तरह है कि जब बच्चा नीचे आ रहा है, नीचे मूव कर रहा है, तो उन जॉइंट्स पे स्ट्रेस आता है, उन जॉइंट्स की पेन स्टार्ट हो जाती है, उसे हम कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। उसकी एक बड़ी क्लासिकल सिम्टम जो होता है वो ये होता है कि पेशेंट जो है वो ऐसे करके नहीं बैठ सकता, अपनी टांग इस दूसरे नी जॉइंट के ऊपर रख के उससे बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये आपकी सैक्रोइलियक जॉइंट के ऊपर है।
अच्छा। और ये बड़ी अलामत होती है, जब आप ऐसे करके बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे इस तरह से करके बैठना मुश्किल हो जाता है या ज़मीन पे बैठना मुश्किल हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम की वजह से जब वो बच्चा नीचे आता है, वो सैक्रोइलियक जॉइंट बढ़ रहा है, तो वहाँ से उनको दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसका ज़्यादा मसला उस वक्त होता है जब बच्चा डिलीवर हो जाता है और उसके बाद भी ख़वातीन अपनी कोई एक्सरसाइज नहीं करती, अपना कोई ट्रीटमेंट नहीं लेती। तो एक तो बड़ी वजह ये बन जाती है। दूसरी बड़ी वजह मैंने आपको एक्सप्लेन की कि प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर है उसको ज़्यादा अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, जो कि वो कर नहीं सकती या उन्हें मैसर नहीं होती। उस खुराक के कम होने से भी उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फिर एक तीसरा बड़ा मसला होता है, और वो ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं जी प्रेगनेंसी में डिलीवरी के दौरान उन्होंने इंजेक्शन लगवाया और एपिड्यूरल का तो ये अच्छा, इंजेक्शन लगने के बाद जी दर्द स्टार्ट हो गई। आप ये ना कहिएगा कि नहीं होता। मैं आपको मेरी बताता आधी हूँ, फैमिली इसमें सर्वाइव मतलब करिए, आप यकीन करें, बड़े पेन के साथ सर्वाइव करें। जितने लोग, जितनी ख़वातीन हैं और उनको कमर दर्द होता है और वो ये हिस्ट्री देती हैं कि जी हमें इंजेक्शन लगा था, उतने ही मर्द भी हैं उनको भी कमर का दर्द होता है। उनको कौन सा इंजेक्शन लगा? मतलब वो प्रेग्नेंट तो नहीं होते ना? नहीं, उनको कौन सा इंजेक्शन लगा था? तो नहीं लगा ना, होती है ना, उनको भी कमर की दर्द होती है। मैं अब आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊँ स्पेसिफिकली उसी जगह दर्द होती है, इसलिए कि जगह ही वो है कमर दर्द की। नहीं समझ बिल्कुल लंबर एरिया है ना। हाँ। जो आपका असल में होता क्या है, वो इंजेक्शन क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो इंजेक्शन बेसिकली, सर आपने मुझे इसको एक्सप्लेन करना, बेटा आप आइएगा एक ब्रेक के बाद, आप हमें यहाँ पे डेमो में बताएंगे विच इज़ द राइट प्लेस, क्योंकि ये औरतों का जो है ना मेन इशू है। अगर ये मिसकंसेप्शन है इसको क्लियर कीजिए, वरना आधी दुनिया यही समझती है एपिड्यूरल की वजह से। एक ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर साहब यहाँ पे बताएंगे कि एपिड्यूरल पेन होता है कमर में या नहीं होता। ब्रेक। ओके, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और हम यहाँ पे डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जो बैक पेन है, जिसमें हम कहते हैं कि एपिड्यूरल लगा था प्रेगनेंसी में और अब सारी ज़िंदगी का दर्द जो है वो शुरू हो गया, बट डॉक्टर साहब यहाँ पे कहते हैं वो एपिड्यूरल पेन नहीं होता। बेटा इधर आइएगा, डॉक्टर साहब प्लीज़ हमें ज़रा डेमो में बताइएगा इनकी कमर के हिसाब से। देखिए, टर्न हो जाना बेटा। मैं आपको एक चीज़ पहले एक्सप्लेन कर दूँ। दो तरह का एनेस्थीसिया है जो सबसे ज़्यादा कॉमन दिया जाता है। ऑलराइट। एक को हम कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया, दूसरे को हम कहते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। ऑलराइट। वैसे तो ये चीज़ जो हमारे एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन चूंकि आपने ये सवाल पूछ लिया और ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरल एनेस्थीसिया में पूरा इंसान जो है वो मुकम्मल बेहोश हो जाता है। ठीक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि जैसे ये यहाँ से कमर स्टार्ट हुई, यहाँ तक कमर आ रही है, इसी तरह आपका हराम मगज़ आ रहा है नीचे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आके ये वाला जो एरिया, इसे हम कहते हैं लंबर का एरिया। लंबर इसलिए कहते हैं कि पेट को लंबर कहा जाता है, उसकी जो बैक पे एरिया है उसे लंबर वर्टिब्री कहा जाता है। ये यहाँ पे 5 मोरे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस जगह पे। इन्हीं जगहों पे आके जो हमारा हराम मगज़ है और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो रही होती हैं, यहाँ पे चीज़ें, ठीक है, एंड हो रहा होता है उनका। डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं, वो पहले ज़ाहिर है वो ट्रेंड हैं, इसमें उनकी बड़ी लंबी तालीम है, FCPS किया होता है बहुत से लोगों ने जो ट्रेंड स्पेशलिस्ट होते हैं। वो इस जगह पे एक जगह मार्क करते हैं जो कि आम तौर पे तीसरे चौथे या चौथे पाँचवें मोरे के दरमियान होती है। उस स्पेस को ढूंढ के उस जगह पे लोकल का इंजेक्शन लगा देते हैं उस CSF फ्लूइड के अंदर जाके। अच्छा। सब रेकेनाइड स्पेस होती है वो, ठीक है। उससे क्या होता है, नीचे वाला सारा धड़ जो है वो सुन्न हो जाता है। इसको कहते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें इसके बाद दर्द स्टार्ट हो गया, ख़ासकर ख़वातीन, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आपको ज़िंदगी में कभी ये इंजेक्शन लगा है, तो हो सकता है आपका दर्द उस वज़न की वजह से हो रहा है, लेकिन आप अपनी चीज़ को कोरिलेट कर रहे हैं उस इंजेक्शन के साथ। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते और आपको दर्द स्टार्ट हो गया तो भी आप अपनी उस चीज़ को उसके साथ लिंक कर रहे हैं। अगर आपने प्रेगनेंसी में डाइट अच्छी नहीं की तो भी आप उस चीज़ को उसके साथ लिंक कर रहे हैं। अगर आपने प्रेगनेंसी के बाद आप एक्टिव नहीं हैं और आपने फिजियोथेरेपी नहीं की तो भी आप उस चीज़ के साथ लिंक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक बड़ा कॉमन जवाब मिल गया ये कहने के लिए, जी मेरी यहाँ पे कमर में टीका लगा था, दर्द कमर में हो रहा है, लिहाजा वो टीका इसका जिम्मेदार है। अच्छा। वो टीका इसका जिम्मेदार नहीं है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप गूगल पे जाएं, मैं एक सेकंड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप गूगल में जाएं, उसको लिखें, गूगल के ऊपर, चैट GPT के ऊपर आप लिखें। पूरी दुनिया में ये चीज़ इस वक्त एस्टैब्लिश्ड है कि ये इंजेक्शन उसकी वजह नहीं बनता। अच्छा। बल्कि ये इंजेक्शन बाज़ औक़ात कमर दर्द में रिलीफ के लिए लगाया जाता है, एपिड्यूरल इंजेक्शन। अच्छा। एपिड्यूरल इंजेक्शन पहले यहाँ पे लगाया जाता था। बेटा आप जाओ, मैं लास्ट चीज़ आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। किस
तरह का दर्द हो सकता है इस इंजेक्शन के साथ। बैठे आप। अच्छा वो है, दर्द ये मतलब हो कुछ सकता है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी है होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने जो भी चीज़ करनी है, अब चीज़ें इतनी एडवांस हैं कि ये वक्त नहीं रहा कि मैं यहाँ बैठ के गपबाजी करूँ आपके साथ, या आप या कोई भी शख्स। मेरी गुफ्तगू ऑन एयर हो रही है, अमेरिका, लंदन, बरतानिया, कहीं बैठा कोई शख्स उसको नेट पे देख सकता है। ऐसे ही है, हर शख्स देख सकता है ऐसे ना ही। किस तरह का दर्द हो सकता है। नंबर 1, आपकी उस वक्त जो एनेस्थीसिया लगाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा प्रिक किया जाए, बार बार वो सिरिंज लगे, वो दर्द हो सकता है। आपकी सर्जरी हुई, उसमें आपका जो ड्यूरेशन था वो बहुत लंबा हो गया, आपकी पोजीशन ठीक नहीं थी, उसका दर्द बाद में हो सकता है आपको। या ऐसे लोग जिनमें पहले से ही रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, उनमें वो दर्द हो सकता है। अच्छा, लेकिन इसकी एक बड़ी ख़ास बात है, और वो ये है कि ये जो दर्द है ये थोड़े अरसे के लिए रहेगा। अच्छा, हफ्ते बाद शुरू हो जाएगा। अब ये तो नहीं कि टीका आपको 2016 में लगा है और दर्द आपको 2025 में हो रहा है। कहते हैं कि सर्दियों में ज़्यादा है इसका। मैं अब आपको बताता हूँ ना, 2010 में आपको इंजेक्शन लगा है, 15 में इंजेक्शन लगा है, और अब 2025 में आपको उसका दर्द स्टार्ट हो रहा है, कि तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो हफ्ते के अंदर होता है, 2 हफ्ते के अंदर होता है, और वो महीना रहता है, 1.5 महीना रहता है, फिर वो ठीक हो जाता है। अच्छा, ये जो लंबा दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, आमतौर खवातीन में होता है, ये वो सारी चीज़ों की वजह से होता है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन की और अभी भी आपको बताया है। लेकिन इसको उसके साथ जोड़ दिया जाता है, क्योंकि आपको इसलिए प्रेगनेंसी क्योंकि प्रॉब्लम्स उन्होंने इश्यूज कभी ना कभी तो ज़िंदगी में ये इंजेक्शन बहुत सारी मेजॉरिटी खवातीन लगवाती हैं। बल्कि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बाज़ लोग जाके ऑपरेशन थिएटर में इसरार करते हैं कि भाई हम ये वाला इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, हम मुकम्मल बेहोशी लेंगे। ये वाला जो एनेस्थीसिया है वो मुकम्मल बेहोशी की निस्बत कई गुना ज़्यादा सेफ़ है। जो मुकम्मल बेहोशी है उसमें तो आप अपना पूरा जिस्म जो है, मुकम्मल निज़ाम जो है वो डॉक्टर के सुपुर्द कर रहे ऐसे ही है, हैं। मसलन मैं यही बहस हमारी कुछ 4-5 दिन पहले ऑपरेशन थिएटर में हुई, और वहाँ एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे, डॉक्टर साहब जो ये लगाते हैं। मैंने उन्हें कहा, डॉक्टर साहब देखें, ये बातें कहने की होती हैं, जब अपने पे गुजरती है ना फिर पता चलता है इंसान को। वो कहते डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, मेरी सर्जरी हुई, मैं आपको लास्ट बात, वो कहते मेरी सर्जरी हुई, मैंने स्पाइनल एनेस्थीसिया को प्रेफर किया जनरल एनेस्थीसिया के निस्बत। अच्छा, एक लास्ट में क्योंकि उन्हें पता था चीज़ों का। क्लियर कर लूँ, क्योंकि ये बात हमने जब कमर दर्द की है और लास्ट हमने एनेस्थीसिया के ऊपर बात कर ली, जो कमर दर्द की खासतौर पर प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए। तो जो पहले हमारी अम्मियाँ दादियाँ होती थी, उनको एपिड्यूरल नहीं दिया जाता था उस टाइम पे, ना तो वो लगाते थे और ना ही इस तरह का यॉन्ड्रा था, इतना कोई इसका अवेयरनेस इसके बारे में। तो दे नेवर यूज्ड टू यूज़ दिस, राइट। तो उनको तो कोई वो पेन बेयर करते थे, उनको कोई कमरों के दर्द नहीं है। जो कमरों के दर्द इस दौर की औरतों को आफ्टर दो बड़ी चीज़ें से भी बहुत। नंबर 1, वो जो आपने बताया पहले दादियाँ नानियाँ, क्या उनके फिज़िकल एक्टिविटी में और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी में फ़र्क नहीं है? कितना फ़र्क है। वो तो खेतों में जाती थी, पीछे रोटी लेके जाना उनका काम होता था, घर के सारे काम काज, वो एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, आप सिर्फ देहात की बात कर रहे हैं, जैसे मैं मेरी, अब मैं आपको अपनी अम्मी की एग्जांपल देती हूँ। मेरी अम्मी देहात में नहीं रहती थी। बातें की है ना, वही आपने नहीं सुना, आपने अपनी सुनाई। देखिए, मेरी अम्मी देहात में नहीं रहती थी, मेरी अम्मी गाँव में रोटी लेके नहीं जाती थी, मेरी अम्मी ने चाटी की लस्सियाँ नहीं बनाई हैं घर में, ना मेरी अम्मी कोई इस तरह के खेती बाड़ी के कोई काम करती थी, ठीक है, ना ही अम्मी घर के। मेरी अम्मी तो खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर थी। तो अम्मी के जो काम होते थे बच्चों को देखने के होते थे, जैसे एक आम औरत के घर पे होते हैं, जिनकी जैसे बीवियां हैं, जो इधर लाहौर शहर में, कितनी एज है? अम्मी की तो डेथ हो गई, 8 बच्चे। अब तो इस वक्त आप देखें कि जिनकी एज 50, बच्चे भी जवान, बच्चों की भी शादियां, बच्चों की भी आगे। मैं आपको वही अर्ज करता हूँ, अक्सरियत का लाइफस्टाइल हेल्दी होता था, चाहे वो देहात में रहे 8 या बच्चे शहर में पैदा करके दर्द नहीं होता था, और अब देख लें। मैं वही आपको बताने लगा ना, अक्सरियत का एक तो लाइफस्टाइल हेल्दी होता था। नंबर 2, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी स्टोरी आपको बहुत दफ़ा सुनने को मिलती थी कि गांव या शहर में कहीं कोई खातून जो है वो डिलीवरी के दौरान फौत हो जाती थी। होती थी ना, ऐसे ही है। वो कहाँ रिपोर्ट होती थी, वो किसको पता चलता था, किस मीडिया पे आती थी, वो किस सोशल मीडिया पे उसका शोर शराबा होता था? कहीं भी नहीं। ये वो स्टोरीज़ हैं जिनको हम बहुत फैसिनेट करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन बदकिस्मती से ये स्टोरीज़ दब जाती थी। अब बहुत सी खवातीन हैं वो ज़्यादा खून बह जाने से उनकी डेथ हो जाती थी, लेकिन वो क्या कहते थे, अल्लाह की मर्जी। जाहिर है मर्जी तो अब भी अल्लाह की है, तो लेकिन अब आपको डॉक्टर बता देता है कि ये ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हो गया है, अब वो जिम्मेदार वो डॉक्टर बन जाता है। जाहिर है साइंस ने तरक्की की, वो चीज़ें पता चल जाती हैं। कितनी गांव देहातों में खवातीन होती थी, वो खेतों में, या लोग जो हैं वो बेचारे खेतों में फौत हो जाते थे। वो किससे फौत होते थे? मैंने आपके साथ एक टॉपिक दोबारा रखना है। नहीं, मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये बड़ा फैसिनेट करता है हमें ये चीज़। खत्म हो गया यही वाला टॉपिक, आप याद रखें, आपने नेक्स्ट आना है। मैं आपके साथ हाजिर हूँ इस मौजू पे बात करने के लिए। पीछे मैंने एक भी नहीं लिया अभी। हम इस चीज़ को बहुत फैसिनेट करते हैं कि देखें जी, पुराना ज़माना, पुराने ज़माने में कौन सी खवातीन होती थी जिनके 10 दफ़ा अल्ट्रासाउंड होते थे? पता ही नहीं
होता था आपने मेरे साथ ये पुराना और नया जमाना जी, औरतों आप का जो 100 है दफा ना, डिस्कस कर और लें। स्पेशली हम इसी को डिस्कस हाँ, करेंगे जी, बिल्कुल, मैं क्योंकि हाजिर हूं। आज की प्रेगनेंसी और पहले की प्रेगनेंसी में क्या देखिए, फर्क इसमें था। कुछ स्पेशलिस्ट हम- डॉक्टर तो गायनेकोलॉजिस्ट सर हैं, हम लेकिन आपको मैं मगर आपसे फिर बात भी हम करने को क्योंकि तैयार कमर हूं। का दर्द इज हाँ। स्पेसिफिकली द टॉपिक। जी, जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी, फॉर योर thank you, टाइम और आपका थैंक यू शुक्रिया। फॉर द रहनुमाई स्पेशली। हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और मैं आपको बताऊं बड़ा मज़े का टॉपिक है। आज हम बात करेंगे चीटिंग के ऊपर। यस, एक रिलेशनशिप है ना, शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, नहीं भी हुए हैं, पार्टनर्स हैं, एनीथिंग। अब आप दोनों में से कोई एक चीट कर रहा है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मियाँ बीवी में कोई एक पार्टनर चीट कर रहा है। अब बच्चे अगर हो गए हैं तो बच्चों की वजह से ना मजबूरी ये आती है कि तलाक नहीं ले पा रहे होते। अब वो रिश्ता है जिसमें धोखा भी है, फ्रॉड भी है, सफाई कोई नहीं है और ना ऑनेस्ट भी है। उसके बावजूद सिर्फ बच्चों को देखते हुए वो दो लोग अपना रिश्ता जो है निभा रहे हैं, रिश्ते को धक्के में लेके चल रहे हैं। अब वो जो धक्के में लेके चलाया जा रहा होता है रिश्ता, उसमें कोई सुकून नहीं होता, उसमें कोई आराम नहीं होती, उसमें बड़ी तकलीफ़ अजियत होती है। क्योंकि अगर औरत किसी और को पसंद कर रही है और चीटिंग कर रही है और मियाँ के साथ रिश्ते में है, देन नो पॉइंट। उसी तरह मियाँ भी अगर बीवी के साथ रह रहा है और बच्चे भी रखे हैं उसने साथ में और उसकी किया पांचा कहीं और चल रहा है, ठीक है, और वो रिश्ता जो है वो फिर किस तरीके से परवान चढ़ेगा, वो बच्चे जो हैं कैसे अच्छे फ्यूचर लेके आगे चलेंगे। तो ये चीटिंग जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे पास जो मौजूद है ताहिरा रुबाब हैं, माहिर नफ्सियात हैं और कपल्स की थेरेपी बहुत अच्छी करती हैं और शी इज़ वेरी वायरल इन सोशल मीडिया नाउ डेज एज़ वेल। इनके बहुत सारे काम हैं जो करती हैं और आप सोशल मीडिया पर इनको देखते रहते हैं। इनसे आज जानेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि जो चीटिंग है मोस्टली करता कौन है और शुरू क्यों होती है, होती क्यों है। फिर सब बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा और ये आजकल इतना कॉमन हो रहा है कि क्लिनिक पे आप सोचें आदमी और औरतें दोनों इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि आ रहे हैं बहुत ज़्यादा नंबर में कि उनका पार्टनर उनसे चीट कर रहा है। और चीटिंग की जो वजूहात हैं वो बहुत कोई लंबी चौड़ी वजूहात नहीं है, बड़ी 3-4 छोटी सी मेजर जो है ना, वो छोटी नहीं मेजर रीजंस जो हैं वो हैं। जैसे औरतों में चीटिंग अभी ज़्यादा हो रही है, पहले कम थी, अब ऑफ कोर्स इसका नंबर जो है वो ज़्यादा हो गया, जिसके और औरतों के पास एक कुशन भी बहुत ज़्यादा है कि वो चीटिंग करती हैं तो मोस्टली वो पकड़ी भी उस तरह से नहीं जा सकती क्योंकि उनका घर में उन्होंने सारा दिन रहना है और फ़ोन उनके पास है, बच्चों ने स्कूल गए होना है, आपके हस्बैंड जो है अपने काम के ऊपर हैं। मगर वजह जो हमें एक्चुअली चीटिंग शायद किसी वजह से होती है। कोई बंदा शौक से कभी चीटिंग नहीं करता, ऐसे ही नहीं किसी को शौक चढ़ा जी चलो चलो चीटिंग कर लो। अब क्योंकि चीटिंग करना कोई आसान काम नहीं है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, दिमाग के ऊपर एक स्ट्रेस है, पकड़े ना जाएं, पकड़े जाएंगे तो क्या हो जाएगा घर, बहुत कुछ होता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहली रीज़न जैसे मैंने कहा कि फीमेल्स जो हमें चीटिंग करती हैं वो ये है कि एक्चुअली जब उनका इमोशनल कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ नहीं बनता तो ये औरतों की पहली मेजर रीज़न है चीटिंग की, पहली मेजर रीज़न। दूसरी मेजर रीज़न जो है वो फाइनेंशियल है। ये दो रीजंस की वजह से औरतें जो हैं यूजुअली मेजर रीजंस जो मैंने कही हैं उनकी वजह से जो है औरतें चीटिंग करती हैं अपने पार्टनर के ऊपर। देन जब हम बात करते हैं आदमियों की तो आदमियों को आप देखेंगे कि वो चीटिंग इधर उधर करते रहेंगे मगर अपने रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करेंगे। औरतों में ये टेंडेंसी ज़रूर होती है कि जब उनको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिसके साथ उनको लगता है कि उनका एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो अपने बच्चों और शोहर को छोड़ देती हैं। आदमी यूजुअली इस चीज़ को लंबा चलाते हैं कि नहीं हम अपने बीवी और बच्चों को, ये दोनों के ट्रेड्स हैं। आदमी उस औरत को नहीं छोड़ेंगे जिससे उसके बच्चे हुए हैं मगर चीट वो करता रहेगा। अब चीटिंग, मर्द की चीटिंग की वजूहत औरत की चीटिंग से डिफरेंट हैं। उसको चीटिंग उस वक्त करना पड़ती है जब उसकी जो है जिस्मानी ज़रूरियात जो है वो नहीं पूरी हो रही, जो रिश्ता इज़्दवाज है वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं उसको मिल रहा। दूसरा, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही घर के ऊपर। तीसरा, उसका कोई कनेक्शन नहीं डेवलप हो रहा, मतलब वो बीवी उसके मिजाज के हिसाब से उसकी तरह से नहीं है। उसको कह के, क्योंकि मैं क्लिनिक पे ये देखती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा आप उनसे बात क्यों नहीं करते हो, आप इसको बताते क्यों नहीं कि आपको इस तरह की खातून पसंद है या इस तरह की चीज़ें कर लो। तो कहते हैं जी हम बता के थक चुके हुए हैं, हमारी बस हो चुकी हुई है, अब मजबूरी ये है कि हम बच्चों की वजह से इस रिलेशनशिप में बैठे हुए हैं क्योंकि बच्चे हम छोड़ नहीं सकते हैं। सो बच्चे जो हैं एक बहुत मेजर रीज़न है रिलेशनशिप को रखने की,
चलाने की या धक्का लगाने या घसीटने की। अदरवाइज जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक दूसरे के ऊपर वेरी कॉमनली चीटिंग जो है वो इन्हीं 4-5 रीजंस की वजह से कॉमनली नज़र आती है। अब ऑन द अदर हैंड बहुत सारी औरतें, जैसे मैंने कहा कि आदमी जो है उनकी जब फिजिकल नीड्स नहीं आती पूरी होती, टॉप रीज़न ये है आदमियों के बाहर जाने की। जब उनकी नहीं हो पाती जिस्मानी ज़रूरियात पूरी तो वो बाहर चले जाते हैं। अब औरतों को पता है कि वो बाहर जा रहे हैं, ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है। औरतों को पता है कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं, उनको पता है कि बाहर उनकी दोस्तियां हैं या रिलेशनशिप्स बने हुए हैं, मगर वो कभी भी जो है, क्योंकि अब उनको पता है ना उन्होंने दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देनी, अब वो उसको बर्दाश्त करती जाएंगी। और कई औरतें, इवन मेरे क्लाइंट्स आके रिपोर्ट करते हैं कि हमारी बीवियां कहती हैं अगर हम आपकी फिजिकल ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकते तो आप बाहर से कर लें, कोई मसला नहीं। ये तो गुनाह है ना फिर। गुनाह तो मतलब बीवी ये कह रही है कि तुम जाके बाहर गुनाह कर लो, गर्लफ्रेंड बना लो, अय्याशी कर लो, लड़की फंसा लो, किसी का जिंदगी खराब कर दो, उसको धोखा दे दो, मगर तुमने शादी नहीं करनी। एग्जैक्टली। अब देखिए दो पार्टनर का तो ये सीन है ना कि आप उसकी आखिरत और वो आपकी आखिरत की फिक्र करें, आप उसकी आखिरत खराब करेंगे। हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। और वो पर्दा डाले रखेंगी, बात भी नहीं करेंगी और अपने ऊपर भी काम नहीं करेंगी कि चलो हम में, हर इंसान में कमियां होती हैं, मगर आपका रिलेशनशिप जब आपका पार्टनर आपको बताता है कि मेरे रिलेशनशिप में मुझे इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, आप रिलेशनशिप में इसलिए नहीं होते कि आपने सिर्फ अपनी मर्जियां ही करनी है। रिलेशनशिप इंटरडिपेंडेंस का नाम है। एक ब्रेक लूंगी क्योंकि मैं आपकी थोड़ी सी एक बात से डिस्टर्ब हुई हूँ कि मतलब दिस इज़ समथिंग लाइक आप उसको गुनाह करने की इजाज़त दे रही हैं, मगर आप उसको बैठ के समझाएंगी नहीं, उसके साथ अपनी दोस्ती नहीं करेंगी, और दूसरा आप ये कहेंगी कि बस पता होता है बीवियों को, हाँ, मगर उनको जाहिर नहीं करना। हाँ, बिल्कुल ऊपर कपड़ा डाल के बाद हमने इसी को आगे एलैबोरेट करना है। ओह माय गॉड, ओह माय। अच्छा, हम रिलेशनशिप्स के ऊपर बात कर रहे हैं और रिलेशनशिप में जो चीटिंग है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि आप बता रही थी कि औरतों को पता होता है कि मेरा मियाँ जो है वो चीट कर रहा है मुझे और वो किसी और को पसंद कर रहा है, किसी और के साथ सेट है, मगर वो जाने देती हैं, बोलती नहीं है, छुप के उनको सारा कुछ करने देती हैं और इजहार नहीं करती। जबकि औरतें तो मोस्टली इस तरह की होती है ना कि वो तो बकबक किए बगैर, बोले बगैर, भड़बड़ा बाहर निकाले बगैर रह नहीं सकती। वो दो तरह की औरतें हैं फिजा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक वो औरत है जो आपके साथ बड़ी लॉयल है, जब उसको ये बात पता चलेगी ना कि जी, और उसको पता है कि मैं तो इसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ, देन वाई, तो वो आपके साथ कभी सेटलमेंट नहीं करेगी, वो आपके साथ चीखेगी, चिल्लाएगी, रोएगी और आपको एक्सप्लोर करना शुरू कर देगी। एक दूसरी औरत है जिसको पता है कि यार मैं घर में बैठी हुई हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, मुझे यहाँ से कोई हिला नहीं सकता, लेकिन मैंने अपने रवैयों पे काम नहीं करना, तो शोहर जो है वो जहाँ मर्जी जो मर्जी करता फिरे, मैंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना। ये दो तरह की औरतें आपको जो है वो नज़र आती हैं। इसी तरह से मर्द, जैसे मैं इतनी दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ या मैं बहुत दफ़ा अपने वीलॉग्स में ये बात करती हूँ कि प्लीज़ अपने औरत को ना आपसे एक इमोशनल और टेंडर कनेक्शन चाहिए। वो चाहती है कि आप उसकी तारीफ़ करें, उससे अपने इजहार मोहब्बत करें, उसको बताएं कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आदमी को यही काम नहीं आता, बाकी सारे काम आते हैं उसको। बाकी वो हर चीज़ को बड़े घर मैनेज करता है, कमाइयाँ करता है, अच्छा लाइफस्टाइल देता है, क्या कुछ करता है, मगर वो औरत की इस नीड को मीट नहीं करता। और अच्छी से अच्छी औरत भी आदमी से पुट ऑफ हो जाती है जब उसको ये औरत के लिए ये खुराक है, उसकी फूड है ये, कि आप उसकी तारीफ़ करें, उसको बताएं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट, आप उसको मोहब्बत से, जब मोहब्बत का इजहार करें बहुत ज़्यादा। मगर हमारे मर्दों में ये बहुत कम चीज़ है, जिसकी वजह से आप देखेंगी औरतें जो होती हैं ना, औरत का काम देना होता है, वो देती रहती है, देती रहती है, इजहार कम करता है, बहुत कम। ये नहीं एग्जैक्टली ये नहीं कि उसको मोहब्बत नहीं होती औरत से, इजहार नहीं करता। और जबकि औरत जो है वो उस इजहार की भूखी होती है, वो औरत आप देखेंगे बिल्कुल एक सूखी टहनी की तरह हो जाती है, जिसका शोहर उसको तवज्जो नहीं देता, उसके साथ अपने प्यार का इजहार नहीं करता, उसको अप्रिशिएट नहीं करता उसकी चीज़ों के लिए, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इवन ऐसे कपल्स भी, पहले भी हमने एक दफ़ा बात की कि ऐसे कपल्स भी हो जाते हैं 33 ईयर्स ऑफ मैरिज और आज एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं। जिस बुढ़ापे के लिए हमने रिलेशनशिप बना के रखा कि बुढ़ापे में एटलीस्ट एक दूसरे का साथ होगा, तब हम एक दूसरे की शक्ल, और उसकी वजह यही है कि आपने अपनी औरत को वो सारी चीज़ें नहीं दी जो उसकी ज़रूरत थी। अच्छा, कुछ लोग ये भी वेट करते हैं, जहाँ पे आपने बुढ़ापे की बात की, कुछ लोग ये भी वेट करते हैं कि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं फिर मैं इस औरत को छोड़ दूंगा, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं फिर मैं इस मर्द को छोड़ दूंगी।
ये माइंड में क्यों आता है? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस ऐसे केसेस मैंने रिसेंटली काफ़ी सारे मीडिया पे भी कुछ आए हैं और वैसे भी मैंने क्लिनिक पे भी कुछ ऐसे केसेस देखे। वेट कर रहे होते हैं आपस में, दे आर नॉट हस्बैंड वाइफ लिविंग इन वन छत टुगेदर, बट दे आर नॉट हस्बैंड वाइफ। उसकी ये एक अच्छी अप्रोच भी है। ये क्या सोच है? ये एक अच्छी अप्रोच मैं इसको इसलिए कहती हूँ कि एटलीस्ट मतलब अच्छी अप्रोच इन वे कि बच्चे नहीं सफर कर रहे हैं ना, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग, मगर दो लोग भी तो हाँ, सफर दो कर रहे लोग हैं, सफर जिंदगियां तो उनके अंदर भी, रूहें तो उनके अंदर हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं। और जब देखें आप सपोज अगर किसी ऐसे इंसान की अगर हम बात कर रहे हैं जिनमें दो लोग सफर कर रहे हैं और वो बच्चों की परवरिश के लिए अपने रिश्ते को लेकर चल रहे हैं और बुढ़ापे में जाके कह रहे हैं हाँ, तू कौन मैं कौन, तो मैं ये कह रही हूँ वो जो परवरिश हो रही है इस माहौल में जो बच्चों की, तो वो कौन सी अच्छी हो रही है? ऐसे अच्छा, कपल अच्छा क्या उसमें मतलब अब ऐसे कपल जब दो लोग खुशी नहीं है तो वो खुशी तो बच्चों में बांट ही नहीं पाएंगे। अगर मैं आपसे नफरत करती हूँ तो मैं बच्चों में नफरत डालूंगी, बिल्कुल ऐसा। अगर मैं आपसे हसद करती हूँ मैं बच्चों में हसद डालूंगी, अगर मैं नेगेटिव हूँ बच्चों में नेगेटिविटी पैदा करूंगी। आप अगर मुझे पसंद नहीं करती तो आप फिर बच्चों को क्यों पसंद करेंगी? बिल्कुल समथिंग लाइक दैट, एग्जैक्टली। लेकिन क्योंकि या फिर मैं आपसे बच्चों को मिलने से रोक दूंगी, हाँ, या आप मेरे से बच्चों को छीन लेंगी, ये एग्जैक्टली कुछ तो होगा ना नेगेटिव। हाँ, ऐसा बहुत कॉमन है कि जिसमें बच्चों की ब्रेन वॉशिंग जो है नेगेटिवली की जाती है टुवर्ड्स फादर। तेरा बाप ऐसा है, वो कह के तेरा माँ ऐसी है, एग्जैक्टली। और ये अंदर ही अंदर अब ब्रेन हो रही है, घर के अंदर ही हो रही है सारा कुछ। बिल्कुल हो रही है। बेहतरीन तो चीज़ ये होती है कि जब आपका एक दूसरे के साथ निभा नहीं होता तो आप खुश असलूबी से एक दूसरे से अलग हो जाएं, ताकि आप भी अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई हैं, आप भी अपना हक जो है वो इस्तेमाल कर सकें और आपका शोहर या दूसरा पार्टनर जो है वो भी अपना हक इस्तेमाल कर सके और बच्चों के लिए कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोग निकाल लें, अच्छे पेरेंट्स बन जाएं। मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम एक तो तलाक को आज भी कोई बहुत अच्छा नहीं समझते और दूसरा जो है बच्चों का सफ़र होने का बहुत ज़्यादा खदशा लोगों को लगता है साथ रहेंगे तो शायद बच्चे ठीक पल जाते हैं। और ऐसी फैमिलीज़ हैं भी जहाँ पे ये कमिटमेंट्स हैं कि यार हमारी तो नहीं बनती लेकिन बच्चे सफ़र नहीं करेंगे, वहाँ पे बच्चे अच्छे पल जाते हैं, माँ बाप की आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं मगर बच्चों के ऊपर सही वो दे आर गुड पेरेंट्स, ऐसे रिलेशनशिप्स हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये वो लोग जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि यार ठीक है जब तक बच्चे नहीं बड़े हो जाते फॉर द सेक ऑफ देयर किड्स दे आर डूइंग इट, तो वो आपस में अंडरस्टैंडिंग भी इस बात के ऊपर है कि हमारी नहीं आपस में बनती मगर बच्चों के सामने ये चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ पे ये चीज़ें अच्छी वर्क कर जाती हैं। असल में जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो औरत कहती है मैं तेरे खानदान वालों में से किसी एक को नहीं देखना चाहती, हाँ। मर्द कहता है मैं तेरे खानदान वालों में से किसी एक का कॉल या किसी से मुलाकात नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे दो लोग जो है ना दो खानदानों में जंग शुरू हो जाती है। एग्जैक्ट, दो खानदानों में जंग भी शुरू हो जाती है और जब कोई फैमिली में कोई और मसला होता है तो फिर आपकी आपस में भी जंग शुरू हो जाती है। मसला बहन भाई का था, हाँ, जंग आप दोनों की शुरू हो गई। इसका सलूशन जो है देखिए मियाँ बीवी जो है ना दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर इन क्राइम है एक्चुअली, उनको हमेशा एक दूसरे को ही चूज़ करना है। अगर आप मुझे ये पूछें कि इसकी की क्या है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे तो आप बच्चों से भी आगे अपने शोहर और अपनी बीवी को रखें। हमेशा आपका शोहर और आपकी बीवी आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी आपका पूरा खानदान समेत ही और बच्चे पीछे होने चाहिए। और इसी में सब कुछ छुपा है। हाँ, आपका शोहर और आपकी बीवी अगर आपकी प्रायोरिटी, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। हम माँ बाप बनने के बाद बच्चों को आगे और शोहर को और बीवी को पीछे कर देते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग, और जो कि चीटिंग और बाकी सारे प्रॉब्लम्स को लीड करता है। अच्छा, जब आप ये करते, एक तो सब प्रायोरिटी बनाना शुरू करें, अपनी ज़रूरियात और अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करें, बट सुनने की आदत रखें। हम में से ना आदमी बहुत ज़्यादा सुनने की आदत रखते हैं ना औरतें ज़्यादा सुनने की, हमें अपना बोलना ज़्यादा पसंद है। बोलना बहुत अच्छी बात है मगर सुनेंगे तो शायद ही आप अगले बंदे का पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे कि उसको मसला क्या है। सो मच आपकी बातों से मुझे ये लगा कि एक तो इस सारे जो मसले का हल है वो ये कि हम सुनने वाले शोहर और सुनने वाले बीवी जो है नहीं बन रहे, तो जो शोहर है जितने भी वो सुनने वाले बन जाए, बीवी भी सुनने वाली और फिर समझने वाली बन जाए, तो मेरे ख्याल से ये मसले ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमारा जो सेगमेंट है वो आप लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम ये जानना चाहेंगे कि हम अपने जो पैसे हैं ना उनको कहाँ इन्वेस्ट करें। आप देखें पूरी ज़िंदगी हम पैसा कमाते हैं, ठीक है, और उन कमाई का जो है ना हमें इंतज़ाम समझ नहीं आता कि हमने इसको किधर इन्वेस्ट करना है। कुछ लोग कहते हैं गोल्ड ले लो, कुछ लोग कहते हैं प्लॉट ले लो, कुछ कहते हैं घर बनाओ, रेंट पे चढ़ाओ,
कोई और जैसे रेंटल इनकम्स के जो है ना जो बिज़नेस आ गए वो, और छोटे मोटे कुछ कारोबार शुरू कर देते हैं, वहाँ पे नुकसान हो जाते हैं। तो फिर वो जो अगर नौकरी पेशा बंदा है वो परेशान हो जाता है। फिर अब अगर एक बंदा ऑलरेडी ये काम कर रहा है, ठीक है, और अच्छे पैसे कमा रहा है, उसमें उसका कोई दूसरा कोई लॉस वगैरह नहीं, तो वो दूसरा बिज़नेस नहीं कर सकता है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर टाइम दे रहा है। मगर अगर कोई दूसरा बंदा जो है वो काम कर रहा है और उसके कोई पैसे खा जाता है आगे, ठीक है, और इस तरह से उसके जो है ना आगे सारी जमा पूंजी जो है उसकी पूरी जवानी की उसके बुढ़ापे में जाके उसके हाथ खाली रह जाए, तो कितना गलत होता है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज जिसके बारे में आप जानते हैं, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बहुत से लोग हैं जिनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और कुछ लोग तो कहते हैं हम बहुत अच्छा बना रहे हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं हमारा बड़ा नुकसान हो गया स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है? क्योंकि बेसिकली इसको लोग कह तो ये रहे ना कि सट्टाबाजी है, जुआ है। अब हमारे पास एक मेहमान है, आए हाय, वो तो पहले ही मुझे गौर से देखना शुरू हो गए कि मैंने उनके इंट्रो से पहले उनको जो है ना जुआ और सट्टा वाला जो है ना बात कह दी। तो जो मेहमान है हमारे, अब्दुल रहमान नजम साहब मौजूद हैं, ट्रेडिंग एक्सपर्ट हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे मदद किया ताकि इनसे जान सकें कि ये जो सट्टा, ये जो जुआ है, ये कारामद है, ये करना चाहिए, सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल आपने जो सट्टेबाजी वाली बात की ना, ये आम फहम बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही सिर्फ हैं जो सोचती हैं ऐसे। असल में जब किसी भी चीज़ की रोज़ बाइंग सेलिंग चल रही हो और वो कभी थोड़ी सी ऊपर चली जाए, कभी थोड़ी सी नीचे चली जाए, लोग सोचते हैं ये तो सट्टाबाजी है। एक चीज़ की कीमत अगर एक दिन 100 रुपये थी, अगले दिन वो 105 या 95 कैसे हो सकती है? और आपने जैसे दूसरी बात की कि हर कोई सोच रहा होता है कि मैं अपनी सैलरी को सेव करूं, आगे जाके थोड़ी मेरी सेविंग बन जाए, और इस पूरे को मकसद को अगर एक टर्म देना, वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम होता है कि आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए, आपने थोड़ी सी सेविंग अक्यूमुलेट कर ली, और अब जो है ना आपको लाइफ की टेंशन जो है ना वो बॉदर नहीं करती। यानी कि आपके पास अगले 6 महीने 1 साल के खर्चे भी हैं, आपकी अगर जॉब चली गई उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर किसी ने सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है, कोई यंग हो या 35 ईयर्स एज का हो, 45 का हो, फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ कि आप 6 से 12 महीने के अपने जो एक्सपेंसेस है ना उसको सिक्योर करें। अच्छा, हाँ, और आप अपने अराउंड देखें लोगों को, जितने भी आपके अराउंड लोग हैं, आज तक आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसने सिर्फ अपने पैसे सेव किए, उसको तकिए के नीचे रख लिया और उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट हो गई। क्योंकि पैसे जो हैं टाइम के साथ डीवैल्यू होते रहते हैं। अच्छा। और ज़्यादातर लोगों को ये बड़े सालों बाद समझ आता है, वो सेव करते रहते हैं 5 साल बाद 10 साल बाद देखते हैं तो कहते हैं उन पैसों से तो कुछ आ ही नहीं रहा। अगर कोई प्लॉट लेता है, प्लॉट के भी तो पैसे बढ़ रहे होते हैं, अगर कोई सोना लेता है उसकी भी तो फिर वैल्यू बढ़ रही होती है, इसमें भी तो वैल्यू तो ऊपर ही जा रही है ना, दोनों तरीके से। फिर ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये क्यों बेहतर है, इधर इन्वेस्टमेंट क्यों बेहतर है, ये बताइए। देखिए, अब हमने सोचा कि हम थोड़े थोड़े पैसे सेव करेंगे, ठीक है। हम रिकॉर्ड देखते हैं कि ये 4-5 ऑप्शंस, बिल्कुल एक आम आदमी के पास, जिसके पास टाइम नहीं है इतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का, उसके पास यही 4-5 ऑप्शन होते हैं। तो आपको रिकॉर्ड बता देगा कि किस एसेट क्लास कहते हैं इसको, रियल इस्टेट हो गई, इवन अगर आप बैंक में भी पैसे रख देंगे सेविंग अकाउंट में, बढ़ते तो वो भी हैं, लेकिन आपने हमेशा कंपेयर करना होता है कि महंगाई से ज़्यादा कौन सी चीज़ बढ़ती है, क्योंकि आपने एंड में तो उन पैसों से कुछ नहीं कर सकते, आपने कुछ ना कुछ खरीदना है, तो उसकी रियल अर्निंग पावर हमेशा देखते हैं। इसमें अगर आप प्लॉट को देख लें, कौन से प्लॉट्स जो हैं, आप अच्छे जो सिक्योर सोसाइटीज़ हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, आपने बैंक में पैसे रखे, उसने कितनी कंपाउंडिंग करके दी, इसी तरीके से गोल्ड आप देख लें। तो हमेशा जब भी किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं ना, थोड़े से लंबे टाइम पे देखते हैं, क्योंकि आपने सेविंग जो है करनी है 20-25 सालों के लिए। 1 साल के लिए तो फिर अगेन सट्टेबाजी होती है। अगर आपने 1 साल में सोचा कौन सी चीज़ बढ़ेगी, आपको 100 आइडियाज़ देंगे लोग। अच्छा, 1 साल के लिए भी करना तो सट्टेबाजी होगी, मतलब बिल्कुल लंबा टाइम आप कह रहे हैं। हाँ, 1 साल में अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपने अपनी किसी पैसे जो है ना किसी कंपनी के साथ ये स्टॉक में ले लिए और वो कंपनी भाग गई, नहीं, ऐसा नहीं दफा होता। हो गई, आप देखें, ज़्यादातर लोग 90% लोग ना, जब उनके पास पैसे आते हैं अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं बताते। 3 महीने के बाद आपको कोई आके रिपोर्ट देते हैं कि मैंने ये बिज़नेस किया, ये नुकसान हुआ, ये फ़ायदा हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में तो रेगुलेशन है, हर 3 महीने बाद कंपनी आपके साथ डिटेल्ड रिपोर्ट शेयर करेगी। हाँ, उसको आपको थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए कि उस बिज़नेस में पिछले 3 महीने में क्या हुआ है। अच्छा, सो पूरी दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका स्टॉक मार्केट है, क्योंकि ये प्रॉफिट सबसे ज़्यादा देता है। मैं आपको कुछ नंबर्स में बताता हूँ। अगर किसी ने करना है, सपोज अगर मैं स्टॉक मार्केट में आना चाहती हूँ, तो मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए, आम देखने वाले को समझाते हैं। पहले तो समझते हैं कि हम ये कर क्यों रहे हैं। जब आपको समझ आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फिर
पहले कदम दूसरा कदम लेना भी आसान हो जाता है। अच्छा। तो अगर हम बहुत लंबे टाइम के लिए देखें जिसमें सारी सट्टेबाजी जो है ना ख़त्म हो जाती है, यानी कि एक प्लॉट अगर 1-2 साल बढ़ भी जाए, उसने लॉन्ग टर्म में जब तक वो अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, उसके अराउंड डेवलपमेंट नहीं होगी, वो ज़्यादा देर तक नहीं बढ़ सकता। इसी वजह से अगर हम 1999 से शुरू करें और सारी चीज़ों की एग्जांपल देख लें, जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया होगा ना, वही सबसे अच्छी एसेट क्लास है और उसी में आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो गोल्ड में अगर आपने लेट से 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो आज तकरीबन 50 लाख रुपए हो गए हैं 25-26 सालों में। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसे लगाए होते तो इसका जो इंडेक्स आजकल हम हेडलाइंस में सुनते हैं 1,60,000 70,000 पे पहुंच रहा है, ये जब 1,000 का होता तो था, एक साल में बढ़ा है ना, 1.5 साल में ही बस ऊपर आया, इससे पहले तो नहीं था ऐसा। 1999 में ये 1,000 पे होता था, तो बीच में बढ़ता है, फिर गिर जाता है, कभी फिर ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर थोड़ा सा गिर जाता है। तो 1,000 से लेके 1,60,000 पे आज हम खड़े हैं। तो हुआ तो ये सारा कुछ मार्केट रेटिंग जो है ये अभी पिछले साल में ही हुई है ना, चलें उससे ही अगर शुरू हम हुआ है ना, पिछले साल से अभी 2023 में तक चले हाईएस्ट। जाते हैं, 2023 में चले जाते हैं जब बिल्कुल पाकिस्तान में हाँ, डिफ़ॉल्ट के खतरे हाँ। थे, उस वक्त भी ये 40,000 का था। तो अगर बिल्कुल लो पे भी आप देखें तो जब भी इसने आपके 1 लाख रुपए को 40 लाख रुपए कर दिया था। ऐसे टाइम आते हैं जब ये ज़्यादा बढ़ता है, ऐसे टाइम भी आते हैं जब ये थोड़ा सा गिर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देता है क्योंकि इसके बैक एंड पे हैं बिजनेस ओनर्स। आप अपने अराउंड देखें, न्यूज़ चैनल्स पे सब देखें कि बिजनेस ओनर्स बहुत पैसा बना रहे हैं। काश मेरी सैलरी जो है ना इतनी हो जाए कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, हर किसी का यही ख्वाब है। तो स्टॉक मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि पाकिस्तान के जितने भी टॉप बिजनेसमैन हैं आप उनके साथ पार्टनर बन जाएं। अब आप अपने अराउंड देखें, जितने भी टॉप बिजनेसेस हैं, आप एग्रीकल्चर से शुरू कर लें, ट्रैक्टर की कंपनीज़ भी हैं, खाद बनाने वाली कंपनीज़ भी हैं, आप जो चीज़ें खाते हैं रोज़, नेशनल फूड्स, ये भी स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है। तो आप इनकी चीज़ें कंज्यूम करने के बजाय अगर आपको इनका प्रोडक्ट बहुत पसंद है तो आप इनके साथ पार्टनर बन जाएं। अच्छा, आप सपोज एक बंदा जो है घर ले लेता है, ठीक है, अब उसकी एक अमाउंट जो है ना बेस अमाउंट बन गई है, वो घर ले लिया उसने, उसके बाद उसको रेंट पे दे देता है, उसका किराया भी ले रहा है, उसके घर की वैल्यू भी बढ़ रही है साथ साथ, और रेंटल इनकम भी उसकी आ रही है, तो ये बेहतर नहीं है? कि पाकिस्तान में रेंटल इनकम जो है ना कहीं कहीं तो 1-2% भी आती है। यानी कि अगर आपने लेट से 1 करोड़ का घर लिया तो मुश्किल से आपको साल के जो है 2 लाख 2.5 लाख मैक्सिमम आएंगे, और जो थोड़ी नई डेवलपमेंट्स होती हैं वहाँ पे आपको मुश्किल से 4 लाख मिल जाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज जो डिविडेंड अनाउंस करती हैं, जो कि उनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है, पूरा प्रॉफिट भी नहीं होता। जब कंपनीज प्रॉफिट बनाती हैं ना तो कहती हैं इस साल हम लोग कुछ परसेंटेज जो है अपने शेयर होल्डर के साथ भी शेयर कर देते हैं, वही एवरेज 6 से 7% होती है। तो जितना आपको रेंट आता है उससे ज़्यादा स्टॉक मार्केट जो है आपको डिविडेंड कमा के देती है। और लॉन्ग टर्म में वैल्यू किसकी बढ़ती है वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि 1,000 वाली चीज़ 1,60,000 पे पहुंच गई। अब आप इसमें अपनी मर्ज़ी की कोई भी सोसाइटीज़ जो है वो देख सकते हैं। इवन हम लोग कभी फैमिली में बैठ के डिस्कशन भी करते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल भी लोग बताते हैं कि मैंने तो रियल एस्टेट में किया था और मेरा छक्का लग गया, मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया, वो होता है मैंने एक 10 लाख का प्लॉट लिया था और 15-20 सालों में वो 1 करोड़ का हो गया। वो तो कुछ भी नहीं है अगर आप इसको कंपेयर करें जो प्रॉफिट्स बिजनेसमैन बना रहे होते हैं। एक कॉल है, इकबाल साहब की आपसे बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, लेट्स टॉक। अस्सलाम साहब, इकबाल साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। मैं भी आपका शो देख रहा था और मेरे थोड़ा सा मिजाज के मुताबिक ही है। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट में हम जो है जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है कि आज ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। हाँ। उसके दीगर कुछ फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो क्या ये हम बेहतर नहीं है कि ऐसे आदमी के लिए जिसे टाइम ना हो कि वो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दे लॉन्ग टर्म के लिए, बजाय इसके लिए एक कमेटी डाले, हर महीने 5,000 रुपये उस कमेटी में डाले, उसकी वजह अगर वो उसके जो है म्यूचुअल फंड लेकर डाल दे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, दैट्स मच बेटर आइडिया। दूसरी बात ये कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो है मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल बेकार की चीज है। आप ये तो बोलते हैं कि 20 साल के बाद मेरे अब्बा ने एक 500 रुपए का प्लॉट खरीदा था और 50 साल के बाद वो 5 करोड़ का हो गया, लेकिन एट दैट टाइम उन 500 रुपए में क्या आ सकता था और आज इन 5 करोड़ में क्या आ सकता है, इसको भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आपको पूरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी I got it. All right, I got your point. इकबाल साहब, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब भी यहाँ पर देंगे और मज़ीद जो कॉल्स हैं वो उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और सीखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे पास जो कॉल आई थी ना इकबाल साहब की, हम उनके बारे में ज़रा आपसे राय लेंगे। क्या कहेंगे आप उनकी कॉल पे? इकबाल साहब ने ना सबको बहुत बड़ा जो है एक लेसन दिया है
इन्होंने जैसे कहा कि रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म में उस वक्त तो कभी कभी लगता है कि बढ़ गया या रेंट आ रहा है, लेकिन आप उसको स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है रिटर्न्स। और ये पाकिस्तान की बात नहीं है सिर्फ, ग्लोबली भी ऐसी है। ग्लोबली तो ज़ाहिर है इस पे लोग ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो एक बहुत बड़े बैंक क्रेडिट स्विस ने पूरी रिसर्च की थी कि 100 सालों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सी चीज़ कमा के देती है, तो उसमें भी रियल एस्टेट जो है वो 7वें 8वें नंबर पर जाके आती थी, और उसका रिटर्न उतना ही था जितनी महंगाई होती है। और स्टॉक्स ने अमेरिका में भी हर मुल्क में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि उसमें बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात इकबाल साहब ने म्यूचुअल फंड्स की तो एक आपको चीज़ समझनी होगी, म्यूचुअल फंड्स वो वाले भी होते हैं जो आपके पैसे जो हैं हुकूमत पाकिस्तान को कर्जा दे देते हैं, जिसमें जो प्रॉफिट आ रहा होता है ना वो तकरीबन उतना ही होता है जितना आप बैंक में जब सेविंग अकाउंट खुलाते हैं उसके आसपास। अच्छा। और एक म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो अगेन अगर आप उनके थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। कितने अमाउंट से? किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं। आई थिंक चंद हज़ार रुपए से भी 5,000 रुपए से भी बहुत सारे अकाउंट खुल जाते हैं। म्यूचुअल फंड का अकाउंट तो शायद उससे भी कम से खुल जाता हो। अच्छा। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ भी समझनी होगी कि उसमें फ़ीस भी होती है, और जब लेट से आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ गई, आपके पास 20-25 लाख रुपए गैदर हो गए, आपने इन्वेस्टमेंट की थोड़ी थोड़ी बढ़ते बढ़ते वो 20-25 लाख रुपए तक आ गई। अब जब अगर आपको कोई नॉलेज नहीं होगी, आप आँख बंद करके कर रहे होंगे, तो आपको घबराहट होगी। और सबसे बड़ा रीज़न लोग जो है गलत टाइम पे स्टॉक्स बेच देते हैं जब लग रहा होता है कि थोड़े हालात ख़राब हैं, हालांकि वो बाइंग टाइम होता है। वो ये होता है कि उन्होंने कुछ बिल्कुल समझा नहीं होता। अच्छा, अब ये आम बंदा जो है वो तो इतना तेज़ नहीं होता, उसको पता नहीं होता ये बाइंग सेलिंग वाला टाइम, ठीक है। और ये जो है ना एक ब्लू चिप है, ब्लू चिप स्टॉक्स जो है वो क्या होता है? देखिए, आम बंदे को ना सिर्फ 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर वो जब थोड़ी सी उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी ना, फिर वो अपने अंदर मजीद नॉलेज हासिल कर सकता है। पहली चीज़ उसको पता होनी चाहिए रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, और वो ये है कि अगर आपने 100 रुपये कमाया ना, तो आपने 5 रुपये 10 रुपये अपने फ्यूचर के लिए सेव करने, और दूसरी चीज़ फिर उसको आपने कंपाउंडिंग पे लगाना है, और कंपाउंडिंग के लिए आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। ब्लू चिप कंपनीज़ होती हैं कि वो कंपनीज जो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, जो अपने हम अराउंड देखते भी हैं, और ज़ाहिर है कंपनी बड़ी हो जाएगी, उसके पास कैश बैलेंस भी ज़्यादा होता है, उसका बिज़नेस भी सिक्योर होता है, वो अपनी मार्केट में लीडर भी होता है, तो उसके नीचे जाने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। यानी कि ये कंपनीज़ होती हैं जो कि 100 बिलियन रुपीज़ तक इनका मार्केट कैप पहुँच गया होता है, तो इनका बिज़नेस दूसरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। अच्छा। और पाकिस्तान में जिस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी है, मैं आपको बताऊँ, अमेरिका में 60% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर एक मुल्क के 60% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है वो मुश्किल तो नहीं हो सकती ना चीज़। इसी तरीके से इंडिया में भी तकरीबन 10% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में 0.25% लोग इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में लोग तबाह भी बहुत हुए, और ये कहते हैं ना कि ये जैसे अगर गवर्नमेंट जो है वो भी मैनिपुलेट करती है मार्केट को, लेकिन बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स जो है वो भी मैनिपुलेट करते हैं, आपको भी पता है। 1 साल कर लेगी, 2 साल कर लेगी, 25-26 साल तो नहीं कर सकती ना। तो एंड में जब बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा होता है तभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। और ये सारी चीज़ें लोगों को बताने के लिए, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आसान तरीके से कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ पढ़ना कोई नहीं, इसके लिए हमने स्टार्ट की है पाकिस्तान में फर्स्ट फाइनेंशियल फ्रीडम मूवमेंट। बल्कि मैं आपको भी इनवाइट करूंगा कि इसको ज्वाइन करें, और इसमें हम लोगों को जो है सारा बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा सेव करके आप बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। और फिर आपको जो है ना आपके जो सेविंग्स होंगी उससे जो हर साल डिविडेंड आएगा वो आपकी सैलरी से भी ज़्यादा होगा। हमारा टारगेट है कि 1 मिलियन। मगर ये कितने टाइम के बाद ख्वाब दिखा के जा रहे हैं आप मुझे? देखें, अच्छा, कुछ आप इसको सेव करना शुरू करेंगे, साथ साथ आपकी प्रमोशन होती हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं विद टाइम। तो इजीली ये 5 से 15 साल के बीच में आपका फाइनेंशियल फ्रीडम इजीली अचीव हो सकता है। 5 से 15 साल। और उसमें आप अपने स्किल भी सीख जाएंगे जिस जॉब में आप काम कर रहे हैं। और डिविडेंड्स जो है वो आपको कब मिलेगा? डिविडेंड तो हर 3 महीने बाद, कुछ कंपनीज 3 महीने बाद देती हैं, कुछ साल बाद देती हैं, वो फिर आपकी चॉइस होती है। अगर आप थोड़ा सा स्पेंड करना चाहते हैं, आप डिविडेंड स्पेंड भी कर सकते हैं। अगर आपको शौक है मैं फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी अचीव कर लूँ, उसके बाद जो है ना मैंने सारी स्पेंडिंग करनी है, अपनी मर्जी की चीज़ें खरीदनी है, तो आप उसको डिले भी कर सकते हैं। तो हम लोग का पूरा टारगेट है, इसको हमने स्टार्ट किया है, नेक्स्ट 1 मंथ पूरे अक्टूबर में ये चलेगी, और हमारा टारगेट है कि 1 मिलियन पाकिस्तानीज़ तक ये आवाज़ पहुँचे और लोग जो है रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की जो हैबिट्स हैं उसको अडॉप्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा आपने एलैबोरेट किया है। होप अगर ये किसी के लिए कारआमद है और वो उसको यूज़ करके इस तरह से स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, उसके सही तरीके हमने आपको यहाँ पे बता दिए। तो प्लीज़ स्टॉक मार्केट में आए तो सट्टेबाजी मत करें, आप इसको सीख के आएँ, लर्न करके आएँ और कारोबार करें। जैसे कि उन्होंने फरमाया कि इसको लर्न करना मुश्किल नहीं है, तो उसको एज़ कारोबार अगर आप करते हैं तो इट्स गुड, बट नॉट द सट्टेबाजी। ट्राई इट आउट। ब्रेक लेते हैं।
नाज़रीन, मेरे पास एक मेहमान है, एक नहीं दो, एक इमोशनल भी स्टोरी है और एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो मुझे लगता है आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने इन मेहमान को यहाँ पे मदऊ किया है। नाज़रीन, अगर ज़िंदगी में अगर हमें कोई नाकामी का सामना करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, हम कहते टूट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, बस ख़त्म, अब आगे जो है ना खड़े कैसे होंगे, ये सोच सोच के या तो सेहत ख़राब कर देते हैं या फिर हम अपना ख़ानदान में नाक कटा लेते हैं, ठीक है, या किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। मगर वो इंसान जिसके बारे में मैं बात करती हूँ कि जो अपनी हार से सीखे, क्योंकि बड़े जो ज्ञान वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि इंसान अपनी हार से सीखता है, इंसान अपनी जो नाकामी है या कोई लॉस है उससे अगर सीख के अगर आगे बढ़ता है तो फिर उससे ज़्यादा कामयाब बंदा या बंदी नहीं हो सकती। तो मैं आपको बताऊं कि आज हमारे पास जो लोग हैं वो अरसलान ज़फ़र साहब हैं और उनकी वाइफ है सिदरा, ठीक है। वो पाकिस्तान से शादी करके टर्की गए, टर्की में जाकर उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला, 4 साल वहाँ पे रहे और कामयाब बिजनेस किया, बड़ा पैसा कमाया, अपना घर भी ले लिया, 5 इनके माशाल्लाह से बच्चे। मगर वहाँ पर इनके साथ जो है ना स्कैम हुआ और उसमें इनके 6-7 करोड़ जो है ना वो डूब गए बिज़नेस में और मज़ीद काफ़ी इनका लॉस हुआ, रेस्टोरेंट का भी लॉस हुआ, कारोबार का भी, घर का भी, और इमोशनल लॉस, आपको पता है जब इंसान इस तरह के ट्रॉमे से गुजरते वो भी हुआ। उसके बाद ये पाकिस्तान वापस आए तो इनके पास एक 125 थी, इन्होंने उसको बेची और बेच कर इन्होंने बिरयानी जो है ना उसका काम शुरू किया। अब बिरयानी का काम क्या है, कैसे शुरू किया, ये आप लोगों के लिए जो है ना मोटिवेशनल है, सुनिएगा जरूर स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, ठीक है, खैरियत से? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड, प्लीज़ बताइए पहले आप। हमने अपने कैरियर का स्टार्ट किया था टर्की से, कुछ अर्सा हम इटली में भी रहे थे, लेकिन वहाँ से फिर हम मूव कर गए टर्की में। तो वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, एक रेस्टोरेंट बनाया था पाकिस्तानी फूड से ना, भिंडर रेस्टोरेंट से भी लोकेशन आती है हमारी गूगल पे। तो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो लोग बेचारे फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, उनको मेस वगैरह की बहुत मतलब वहाँ पे होती थी प्रॉब्लम। तो हम उनको मेस देते थे, तकरीबन 250 लोगों की मेस थी हमारे पास और काम बहुत अच्छा था। हमने वहाँ पे तकरीबन 4 साल गुजारे। मेरा अपना घर भी वहाँ पे परचेज़ किया था, वहाँ पे इस्तांबुल में एरिया कुचेकुई। आपकी बेगम भी साथ होती थी रेस्टोरेंट बिजनेस में? जी मेरे साथ होती थी टर्की में। हाँ, हमने जब स्टार्ट किया था ना तो बर्तन वगैरह यही धोती थी। ओह क्यूट। मतलब हम दो बंदों ने भी वहाँ पे भी हम दोनों ने स्टार्ट लिया था। वेरी नाइस। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ तकरीबन 10 लोगों की टीम जुड़ गई वहाँ पे। हाँ। और हमने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ना काम फिर 4 साल के बाद ना वहाँ पे पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया इनके खिलाफ, ये इलीगल लोगों के खिलाफ। हाँ। अब जो इलीगल लोग थे बेचारे, वो खाना खा रहे होते थे रेस्टोरेंट में, तो जो पुलिस की गाड़ी गुजरती थी तो वो भाग जाते थे। हाँ। वो काम कम होता गया, इतना वो कम हो गया कि मतलब रोज़ाना में मतलब हमारा जो खाना बनता था वो ख़राब होना शुरू हो गया। हाँ। तो फिर एक बंदा था, उसने बोला जी आप ऐसा करें, दुबई चलते हैं, आप रेस्टोरेंट वहाँ पे जाके बनाएं, वहाँ पे लोग ज़्यादा पाकिस्तानी, काम अच्छा होगा। मैंने भी कहा ठीक है, आइडिया तो ठीक दे रहा है। उसके साथ साथ ना मेरा एक टर्किश बंदे से भी बात चल रही थी, वो कहता था कि यहाँ पे ना ओतू पाकेट होता है, ओतू पाकेट मतलब तुर्किश में इसको बोलते हैं कि सिलाई पैकिंग और उसको इस्त्री करना होता है। मतलब सिलाई कंपनी से होके आएगा, हम उसको इस्त्री करेंगे और पैकेट करेंगे और उनको दे देंगे, उसमें कुछ मार्जिन बनता है वो हमें दे दिया करेंगे। उससे बात भी चल रही थी, लेकिन उस बंदे ने ऐसा कन्विंस किया, नहीं यार छोड़ो, आप रेस्टोरेंट लाइन, आपका लाइन एक फील्ड है, आपने इससे अच्छा किया, दुबई में भी करोगे, चलो। मैंने घर सेल किया, गाड़ी सेल की, वहाँ पे कुछ मेरे पास सेविंग्स थी, कुछ पैसे थे, वो लिए। और उसने बोला जी आप, हम एक दूसरे से पहले भी लेन देन करते थे पैसों का ना, उसने बोला आप मुझे यहाँ पे पैसे दो, मैं आपको डॉलर्स में वहाँ पे पे कर दूंगा, तो आप वहाँ पे इजीली मतलब जो भी करना हो वो कर लेना। मैंने कहा ठीक है, कुछ पैसे बच जाएंगे, इसमें फ़ायदा भी हो रहा है। जब हम दुबई चले गए वहाँ पे विज़िट वीज़ा लेकर, और हमने तकरीबन 1 वीक वेट किया कि शायद पैसे आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, वो करते करते 1 महीना गुजर गया, विज़िट वीज़ा ख़त्म हो गए। फिर हमने दोबारा से वीज़ा रीन्यू करवाए, फिर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। एट दी एंड वो बंदा मोरक्को भाग गया। मतलब सब हमारे पैसे लेके। अब ये सारा जो लॉस हुआ, ट्रॉमा हुआ, उसके बाद जब पाकिस्तान आए 5 बच्चों को लेके वापस, ठीक है ना, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगी कि ये फिर ये जो आइडिया था बिरयानी वाला, ये कैसे जनरेट किया, कैसे शुरू हुआ? वो जब हम पाकिस्तान आए ना तो ये थोड़े मतलब एंग्जाइटी में चले गए ना, बीमार हो गए, इस तरह के काम नहीं उस तरह का कर पा रहे थे जिस तरह का एक सरबराह को घर के करना चाहिए। फिर हमने वो कॉटन कटिंग का काम शुरू किया, उसमें इतनी बचत नहीं थी, मतलब सर्दियों में वो काम था, गर्मियों में वो काम ख़त्म हो जाता, सर्दियों में 2 महीने लगते थे,
मैंने इनको बोला कि हम ना एक ठेला लगा लेते हैं, मतलब वो जो किसी गली या बाज़ार में ना वो काम स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ अर्निंग हो, हमारा किचन ही अच्छी तरह रन हो, बच्चे स्कूल जा सके ना। तो फिर हमारे पास 1 to 5 था, एक AC था घर में, वो सेल किया। हमने सोचा कि एक शॉप बनानी चाहिए, वो भी इन्हीं का, मेरे हस्बैंड का आइडिया था कि एक शॉप बनाएं ताकि कल को अगर हम अर्निंग करें तो ये ठेले वालों को, आपको पता है कि पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में पुलिस वाले या कोई भी तंग करता है, मतलब अच्छा नहीं समझते लोग। वो हमने फिर दुकान बनाई। 5 किलो का तो वो था देज का जो हमने बनाया। हमें यकीन नहीं था कि अल्लाह ताला हमें इस मुकाम पे ले आएगा, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो 5 किलो का जो था ना देज का, वो 30 किलो पे चला गया। वाह माशाल्लाह जी। वाह। और कितने टाइम में चला गया? वो ऐसा हुआ, अल्लाह ने कोई हमारे साथ मौजा किया कि एक दिन था ऐसा कि हम बिल्कुल फ्री थे, कोई काम नहीं था। 2-3 दिन के बाद हमारी एक वीडियो वायरल हो गई। वो इन्होंने ऐसे रैंडम ही बनाई है वीडियो, वो वायरल हो गई। क्या वीडियो थी उसमें? ऐसे ही मैं कोई काम कर रही हूँ तो इन्होंने वीडियो बना दी है, मतलब जैसे मैं रूटीन में काम कर रही थी, इन्होंने वीडियो बना दी। रियलिटी दिखा दी, जो असल था वो दिखा दिया। अच्छा, तो वो वीडियो वायरल होने के बाद अचानक से हम बैठे हैं, 1 2 एक दिन में 100 लोग आ गए। हम वीडियो देख के आ रहे हैं, हमने कहा कौन सी वीडियो देख के आ रहे हैं। जब मैंने देखा 100 लोग 1 मिलियन पे वीडियो थी वो, तकरीबन एक हफ्ते में, एक दिन में 100। माशाल्लाह। और कराची से लेके इस्लामाबाद तक आए हैं। अल्लाह ताला आपको हर घंटे जो है ये 100 लोग आपके पास आए आपसे बिरयानी। मैं तो कहती हूँ हर घंटे 100 लोग आए। माशाल्लाह। देखिए अल्लाह ताला जो भी है देता नियतों पे है, सारा कुछ नियतों पे। इंसान की नियत जो है ना वो इंसान को उसका फल जो है ना दिलाती है। आप लोगों ने दिखाया, आप लोग की मेहनत थी, आप लोग टूट गए, हार गए, लॉस हुआ, मगर आप लोगों ने अपनी जो है ना उम्मीदें नहीं छोड़ी। आप लोगों ने अपने किचन के लिए, बच्चों के लिए, परवरिश के लिए लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाए। आप लोगों ने लोगों के सामने अपने और अपने बच्चों का मजाक नहीं फैलाया और लोगों के सामने मिसाल बने कि किसी भी किस्म की मेहनत हो, सफाई खुद की, बर्तन खुद धोए, काम खुद किया, पकाया खुद। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक आखिरी बात बोलूँगी, फिर हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। अगर सिर्फ अकेला मियाँ काम करता है ना, मैंने मोस्टली देखा है, और जहाँ पर बीवी काम नहीं करती तो ठीक है कामयाब हो सकता है, बहुत मेहनत करते हैं और लोग होते भी हैं। अब बीवी कहीं काम कर रही हो तो मियाँ अगर सपोर्ट ना करे तो भी मुश्किल इश्यूज आते हैं, मगर जहाँ पर मियाँ बीवी दोनों मिलके काम करें ना, वो दुनिया के सबसे बड़े टाइकून होते हैं हर काम में। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों को अल्लाह और बरकत डाले। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्टोरी से कुछ सीखिएगा और अल्लाह ताला बरकत डालेगा। अल्लाह।